जितनी गहराई से विज्ञान के शिक्षक विद्यार्थी हों या प्रौद्योगिकी के शिक्षक विद्यार्थी हों या वाणिज्य के शिक्षक विद्यार्थी हों, और हिंदी के शिक्षक विद्यार्थियों को अक्सर पिछड़ा समझा जाता है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। हिंदी के शिक्षक और विद्यार्थी भी तकनीक से उतनी ही गहराई से जुड़े हुए हैं और उतना ही महत्वपूर्ण योगदान शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन में कर रहे हैं जितना कि अन्य विषयों के शिक्षक और विद्यार्थी। इसका प्रमाण हमारे सामने आज स्वयं उपस्थित है कि चित्रकूट में बैठे हुए नीरज गुप्ता जी कोरोना के संकट में साहित्य विषय पर एक व्याख्यान की श्रृंखला चला रहे हैं और इसमें देश के महत्वपूर्ण शिक्षकों, प्राध्यापकों को आमंत्रित कर आपसे जुड़ने का अवसर दे रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदी के शिक्षक और विद्यार्थी आज के इस युग में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़े हैं। ये तो हुई मोटे तौर पर हिंदी और तकनीकी के संबंधों की बात। अगर हम सोशल मीडिया के इतिहास की ओर नजर डालें तो पाते हैं कि जिस दिन मनुष्य ने संकेत की भाषा के माध्यम से परस्पर संपर्क का श्री गणेश किया होगा, उसी दिन से हमारा संचार या सोशल मीडिया अपने आदिम रूप में हमारे सामने आ गया होगा। आप सब जानते हैं देवर्षि नारद खबरी के रूप में, विश्व के पहले पत्रकार के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं। वो भी सोशल मीडिया के ही एक संवाहक के रूप में उस समय हमारे सामने आया करते थे। भारत में हम सब जानते हैं कि जब युद्ध होता था तो शंख बजाकर युद्ध का प्रारंभ और शंख बजाकर ही युद्ध का समापन किया जाता था। इससे भी एक संकेत की भाषा के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाया करता था कि शंख बजने पर युद्ध प्रारंभ करना है और शंख बजने पर ही युद्ध का समापन करना है। इस तरह के बहुत सारे और भी संकेत हमने अपने प्राचीन समय से देखे हैं। कबूतरों द्वारा संदेश का भेजा जाना, रेशमी वस्त्रों पर संदेश लिखकर भेजा जाना, अश्वारोहियों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान, दूतों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान, जैसे रावण के दरबार में अंगद और हनुमान गए थे, या भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में शांति दूत के रूप में पांडवों की ओर से गए थे। इस तरह के बहुत सारे जो ये संवाहक रहे हैं संदेशों के, ये सोशल मीडिया के आदिम स्वरूप के रूप में हम पा सकते हैं। अगर हम आधुनिक समय में देखें तो सन 1857 की क्रांति में जो संदेश दिया जाना था उसके लिए रोटी और कमल को चुना गया। तो ये भी एक सोशल मीडिया का आदिम स्वरूप माना जा सकता है जो आधुनिक काल की शुरुआत में हमने देखा। इसके बाद टेलीग्राफ आया और टेलीग्राम के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान, वास्तव में यह मशीनी संदेशों का आदान प्रदान था जिससे हम कह सकते हैं कि वास्तव में सोशल मीडिया का जन्म हुआ होगा। इसके बाद सन 1960 और 70 के आसपास वैज्ञानिकों ने ईमेल भेजने की शुरुआत की, प्रयास किया और सन 1972 के आसपास इसमें सफलता मिली। आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि 2019 जो हमारा गया वर्ष है वो सोशल मीडिया की 50वीं जयंती का वर्ष था, यानी स्वर्ण जयंती वर्ष। यानी सन 1969 से मशीनी संदेश का वास्तव में सोशल मीडिया के रूप में प्रचार प्रसार शुरू हुआ। और आज जबकि हम 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में पदार्पण कर चुके हैं, तो ऐसे में हमारा सोशल मीडिया कितना आगे बढ़ गया है यह स्वतः स्पष्ट। आज अगर कल्पना करिए कि यही 100 साल पहले का प्लेग जब आया था सन 1920 में, तब की दुनिया और आज की दुनिया में कितना अंतर है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से आज ना जाने कितनी जानें बचाई हैं। हमने टीवी, रेडियो, इंटरनेट के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से न जाने कितने संदेशों का आदान प्रदान किया है, जिनके माध्यम से ये जो कोरोना काल में हमने अपने को घरों में कैद करके रखा है, बंद करके रखा है, ये सफलतापूर्वक संभव हो पाया है। अगर ऐसा ना होता तो कल्पना की जा सकती है कि कितना नुकसान दुनिया को भुगतना पड़ सकता था।
तो ये सोशल मीडिया की ही ताकत है कि जिसके माध्यम से हम न सिर्फ एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, बल्कि आपातकाल में या आवश्यकता के समय या व्यापार के लिए या खेल के लिए या मनोरंजन के लिए या अध्ययन अध्यापन के लिए इस सोशल मीडिया का बहुत ही मजबूती से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अगर 21वीं शताब्दी के इस कोरोना के समय में जो देश भर में बंदी चल रहा है, इसमें अगर हम देखें तो सोशल मीडिया से अधिक महत्वपूर्ण कोई भी माध्यम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसने सोशल मीडिया का सही उपयोग करना हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर के तकनीकी विषयों तक के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ सोशल मीडिया के कारण संभव हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज इतने लोग इस कार्यक्रम में भी जुड़े हैं और सोशल मीडिया का लाभ उठाते हुए मेरी बात आप तक पहुंच रही है। जहां तक हिंदी साहित्य में सोशल मीडिया की बात है, तो हिंदी साहित्य की सबसे पहली पत्रिका वेब दुनिया 1997 में आई थी, webdunia.com के नाम से। और उसके बाद तो लगातार सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, पत्र, समाचार पत्र, जर्नल आदि आते रहे और नहीं रहे, बल्कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आज कुछ नहीं तो लगभग 1 लाख के आसपास ऐसी पत्रिकाएं हैं या शोध पत्र के लिंक हैं जिनको आप पढ़कर सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के बारे में भी अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। चाहे न्यूजीलैंड में बैठे हुए रोहित कुमार हैप्पी हो, चाहे शारजाह में बैठी हुई पूर्णिमा बर्मन हो, चाहे भारत में बैठे हुए ललित कुमार हो। ललित कुमार जी का जिक्र विशेष रूप से मैं इस संदर्भ में करना चाहूंगा। ललित कुमार जी ने 2 महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्हें अगर हम अमर कोश की भांति, जैसे अमर कोश अमर सिंह ने लिखा था, दुनिया का पहला थिसॉरस, वैसे ही वे दुनिया के पहले हिंदी के साहित्य संकलक हैं। उन्होंने कविता कोश और गद्य कोश, ये 2 लिंक हमको दिए हैं और इन लिंक के माध्यम से आप पुराने से पुराने और नए से नए कवि और लेखक की रचनाएं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। गद्य कोश में गद्य है, कविता कोश में कविताएं हैं। इसके अलावा सरकारी स्तर पर एक ई पुस्तकालय है, उसका ऐप भी है। अगर आप उस ऐप को इंस्टॉल करें तो आप प्राचीनतम साहित्य से लेकर आधुनिकतम साहित्य तक पीडीएफ फॉर्म में कहानी, उपन्यास, निबंध जो भी आप पढ़ना चाहें प्राप्त कर सकते हैं। और हिंदी में, ये सब मैं हिंदी की बात अब शुरू किया है, मैंने हिंदी की बात आपसे कर रहा हूं। तो ई पुस्तकालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है जिसके माध्यम से हम हिंदी साहित्य का अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, कहानियां पढ़ सकते हैं और उन पर बात कर सकते हैं। और यही नहीं, संदर्भ पुस्तकें भी वहां पर बहुत अधिक संख्या में, प्रभुत मात्रा में मौजूद हैं, जिनको आप पढ़कर या डाउनलोड कर, इंस्टॉल कर, अध्ययन कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अभी हाल ही में लिंक हमारे सामने आया है, वो है नॉट नल। नॉट नल जो ये वेबसाइट है, ये 5 रुपए में कोई भी किताब आपको डाउनलोड करने की सुविधा देता है। कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, 5 रुपए में आप इस नॉट नल पर जाइए। और लखनऊ के नीलेश जी हैं, नीलेश श्रीवास्तव जी, वो नॉट नल के माध्यम से पुस्तकें आपको निःशुल्क ही, जैसा समझिए 5 रुपए को कोई बहुत अधिक रकम नहीं होती, और 5 रुपए में आपको देश दुनिया की महत्वपूर्ण हिंदी की पुस्तकों को उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। प्रतिलिपि एक ई लिंक है। प्रतिलिपि पर जाकर आप बहुत सारी हिंदी के साहित्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी के बड़े लेखकों, कवियों, समीक्षकों के इंटरव्यू, भेंट वार्ता, साक्षात्कार
या उनको जो दी गई प्रश्नावली, उनके उत्तर आदि उसमें प्रभुत मात्रा में आप प्राप्त कर सकते हैं। शोध गंगा की जरूर चर्चा आपसे करना चाहूंगा। जो हमारे शोधार्थी हैं उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सरकार का एक लिंक है शोध गंगा। और शोध गंगा में आप अभी तक जितनी भी शोध हुई है उनमें जो उनकी वेबसाइट पर अपलोड है लिंक, उनके माध्यम से आप पुरानी शोध की पांडुलिपियां कह लीजिए या पूरी थीसिस कह लीजिए, आप प्राप्त कर सकते हैं। और थीसिस ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यह भी प्राप्त कर सकते हैं कि वहां पर उससे संबंधित और क्या शोध हो रहा है, उनकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने शोध को और अधिक महत्वपूर्ण या समृद्ध बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक लिंक है समालोचन। समालोचन में देश के जाने माने कवि, लेखक, समीक्षक अपनी कविताएं, समीक्षा, आलोचना शेयर करते हैं और उनके माध्यम से आप देश के महत्वपूर्ण लोगों को न सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि उनकी समीक्षाएं भी आप पढ़कर अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने हिंदी समय के नाम से एक वेबसाइट लिंक बनाया है, जो उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और अलग से भी उपलब्ध है। तो अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर भी भारत के हिंदी के प्रमुख महत्वपूर्ण लेखकों की रचनाओं को पढ़ सकते हैं, उनसे संबंधित समीक्षाएं पढ़ सकते हैं और महत्वपूर्ण आलोचना की पुस्तकें या आलोचना के लेख या समकालीन समीक्षक क्या लिख रहे हैं और उनकी दृष्टि क्या है कवियों, लेखकों को पढ़ने की, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। आज तकनीक ने हमें इतना निकट ला दिया है कि हम प्रत्यक्ष रूप में अपने प्रिय लेखकों, कवियों से वार्तालाप कर सकते हैं, उनकी समीक्षा, आलोचना कर सकते हैं, उनके संपर्क में आ सकते हैं। उनके महत्वपूर्ण माध्यम पहले क्या हुआ करते थे? टेलीफोन नंबर। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप उनसे संपर्क कर सकते थे और उनकी जानकारी या उनसे बातचीत या उनकी जो भी विचारधारा है उससे परिचय प्राप्त कर सकते थे। और उससे भी पुराना अगर तरीका होता था तो आप उनके आवास पर जाकर उनसे मिलें या कार्यालय में जाकर मिलें, ये हुआ करता था। लेकिन टेक्निक ने उसे और आसान बनाया और मोबाइल नंबर एक आपके पास विकल्प के रूप में आया। अब उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वी चैट हो, शेयर चैट हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप हो, इनके माध्यम से आप व्हाट्सएप में तो फिर भी आपको फोन नंबर की आवश्यकता है, लेकिन अन्य माध्यमों में फोन नंबर की भी आवश्यकता नहीं है। आप सर्च इंजन में डालें फेसबुक के और शेयर चैट, स्नैपचैट वगैरह के, और आपको वो लेखक अगर उस सोशल मीडिया मंच पर उपलब्ध है तो उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप मैसेंजर के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं और उनकी राय हासिल कर सकते हैं। तो आज तकनीक ने हमको बहुत ही नजदीक ला दिया है। आज हम अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से भी वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे आपसे बात कर रहे हैं। किसी जमाने में आप सोचिए कि एक ट्रंक कॉल बुक की जाती थी और 24 घंटे बाद बात करने का अवसर मिल पाता था। आज तकनीक ने इतनी दुनिया छोटी कर दी है कि हम घर बैठे आपस में न सिर्फ विचार विमर्श कर सकते हैं बल्कि पूरे के पूरे बड़े बड़े सेमिनार, वेबिनार, इसको भी एक वेबिनार ही समझिए जो इस समय आयोजित हो रहा है, इस तरह के कार्यक्रम भी कर सकते हैं और अध्ययन अध्यापन को भी अपनी सोशल मीडिया की दिनचर्या का पार्ट बना सकते हैं। हम लोग लगातार जूम पर कक्षाएं भी चला रहे हैं और नीरज जी स्वयं रोज ये कक्षा जैसी ही है जिसके माध्यम से कोरोना के संकट में साहित्य पर बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारी सोशल मीडिया हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसा है, जितना बताएंगे अगर समय हो तो मैं। और सोशल मीडिया एक बहुत ही अनंत संभावनाओं का केंद्र है। इसमें जितना मैं बताऊं शायद वो पूरा नहीं होगा, अपूर्ण ही रहेगा।
ब्लॉग एक महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि बहुत सारे ऐसे लेखक, समीक्षक, साहित्य प्रेमी हैं जिन्होंने ब्लॉग बना रखे हैं। उन ब्लॉग पर आप जाकर उन लेखक के बारे में या उनके लेखन से संबंधित जितनी भी जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। समालोचन की मैंने अभी चर्चा की, वो ब्लॉग ही। तो ब्लॉग गूगल पर भी खोला जा सकता है, जीमेल पर, और बहुत सारे और भी माध्यम हैं जिनके माध्यम से द्वारा आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं और ब्लॉग बनाकर अपनी जानकारियां आप दुनिया तक शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों के लिए जरूर बताना चाहूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है गूगल स्कॉलर, जिसकी चर्चा किए बिना शायद ये मेरा व्याख्यान अपूर्ण होगा। अगर आपका होगा ही, अगर क्या कहूँ मैं, जीमेल पर आप लोगों का, अधिकांश लोगों का ईमेल अकाउंट होगा। अगर आपका कोई जीमेल अकाउंट है तो आप गूगल स्कॉलर पर जाकर अपने उसी ईमेल अकाउंट से गूगल स्कॉलर खोल सकते हैं। और गूगल स्कॉलर की खूबी मैं आपको बता दूं कि गूगल स्कॉलर पर जितने भी देश के प्राध्यापक हैं, उनके महत्वपूर्ण जिनकी जानकारी है उनकी बात कर रहा हूँ, सबको जानकारी नहीं होगी। गूगल स्कॉलर पर उनके शोध पत्रों, पुस्तकों, व्याख्यानों के लिंक आपको मिलेंगे, पुस्तकों के लिंक आपको मिलेंगे। अगर मैंने कोई लेख या शोध पत्र लिखा है और अगर मैंने उसे गूगल स्कॉलर पर अपलोड कर दिया है, तो गूगल स्कॉलर पर आप मेरा नाम सर्च करके पुनीत बेसारिया गूगल स्कॉलर जाकर मेरे जितने भी लेख उस पर अपलोड हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और गूगल स्कॉलर की एक और महत्वपूर्ण बात शिक्षकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि गूगल स्कॉलर में जो जिसके ज्यादा शोध पत्र होंगे, पढ़े जाएंगे, उसके देखे जाएंगे, उतना ही उसके शोध पत्र का इम्पैक्ट फैक्टर अधिक होगा। इस बात को मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि गूगल स्कॉलर पर मान लीजिए आपने कोई शोध पत्र अपना अपलोड किया और उसे 100 लोगों ने पढ़ा, ठीक है, और वहीं किसी आपके साथी ने शोध पत्र कोई अपना गूगल पर अपलोड किया और उसे 60 लोगों ने ही पढ़ा, तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर, आपके शोध पत्र का इम्पैक्ट फैक्टर आपके साथी के शोध पत्र के इम्पैक्ट फैक्टर से ज्यादा होगा, क्योंकि आपके शोध पत्र को 100 लोगों ने पढ़ा है और उसको 60 लोगों ने ही पढ़ा है। तो इससे आपके शोध पत्र की गुणवत्ता का भी पता चलता है कि कितने लोग आपको पढ़ रहे हैं। ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका शोध पत्र अधिक उत्कृष्ट है। तो ये तो फायदे की बात हुई शिक्षकों की। शोधार्थियों को क्या लाभ होगा? आपको लाभ ये होगा कि जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर के शोध पत्र को आप पढ़ेंगे या देखेंगे, उतना ही आपकी शोध की गुणवत्ता अच्छी मानी जाएगी। क्योंकि बहुत जल्दी क्या, बल्कि अभी हाल में कर ही दिया है यूजीसी ने, और शोधार्थियों के लिए भी होने वाला है कि जितने अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के आपके शोध पत्र होंगे, प्रमोशन में उतना ही आपको अंकों का लाभ होगा शिक्षकों के लिए। और यही फायदा हमारे शोधार्थियों को जब कभी वे नौकरी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां पर मिलेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी से मैं इस मंच के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जीमेल के द्वारा अपना गूगल स्कॉलर अकाउंट जरूर बनाइए और गूगल स्कॉलर अकाउंट बनाकर उसमें अपने शोध पत्रों का लिंक जरूर अपलोड करिए। आजकल ज्यादातर शोध पत्रों का इंटरनेट पर ऑनलाइन लिंक होता है, तो अगर आप उसको ऑनलाइन लिंक से जोड़ देंगे तो आपको पढ़ने के लिए एक विशाल दुनिया की जनता, शोधार्थी, विद्यार्थी, हिंदी के साहित्य के प्रेमी सब मिलेंगे और उस लिंक के माध्यम से आपका भी भला होगा और पढ़ने लिखने वालों का भी लाभ होगा। तो ये गूगल स्कॉलर को जरूर आप लोग अपने ईमेल का माध्यम बनाएं और ईमेल का सदुपयोग करें। इसके अलावा इस समय जितनी भी इम्पैक्ट फैक्टर वाली पत्रिकाएं हैं, तो वही इम्पैक्ट फैक्टर वहां भी आता है कि जहां पर जितना ज्यादा लोग किसी को पढ़ते हैं पत्रिका को, उतना ही उसका अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर माना जाता है। तो यूजीसी ने शिक्षकों को उन्हीं शोध पत्रिकाओं के शोध लेखों में अपने
लेख भेजने को कहा है जिनका कुछ इम्पैक्ट फैक्टर हो और जो ऑनलाइन उपलब्ध हो। ये ऑनलाइन उपलब्ध होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का युग है। तो जितने भी शोध जर्नल हैं, लगभग 99%, बल्कि 100% तो नहीं कहूंगा, 99.5% तक मान लीजिए, ऐसी पत्रिकाएं हैं जो ऑनलाइन फॉर्मेट में आपके पास उपलब्ध है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना हिंदी साहित्य का आपको इन शोध पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ने को मिल सकता है और उनसे आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं एक पत्रिका का जरूर नाम लूंगा, अमेरिका से प्रकाशित होती है, सेतुमैग.com, SETUMAG.com। ये पत्रिका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अमेरिका से निकलती है और इस पत्रिका में आप अपने शोध पत्र, अपने आलेख, अपनी कविताएं, अपने लेख, अपने निबंध आदि भेज सकते हैं। नॉर्वे से शरद आलोक पत्रिका निकालते हैं, तेजेन शर्मा लंदन से पुरवाई पत्रिका निकालते हैं, बहुत सारे, रोहित कुमार हैप्पी का भी मैंने जिक्र किया था, वो हिंदी नेस्ट निकालते हैं। तो इस तरह से अभिव्यक्ति एक पत्रिका है ऑनलाइन जो अरब कंट्रीज से निकलती है। इस तरह की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं ऑनलाइन। आप हिंदी पत्रिकाएं अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको हजारों पत्रिकाएं मिलेंगी। बहुत सारे व्हाट्सएप पर साहित्यिक समूह बने हुए हैं, उन साहित्यिक समूहों से जुड़कर आप अपनी साहित्य के ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर बहुत सारे लेखकों के चैनल बने हुए हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता हो, टीवी के जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम हैं सब YouTube चैनलों पर उपलब्ध हैं। चाहे वो राज्यसभा टीवी पर प्रसारित होने वाला विरासत कार्यक्रम हो, चाहे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पत्रिका कार्यक्रम हो, ये सब आपको YouTube पर वीडियो फॉर्मेट में प्राप्त होंगे। कोई भी लेखक या कोई भी कवि या कोई भी साहित्यकार या कोई भी हिंदी का प्रेमी अपना YouTube चैनल खोल सकता है, यही जीमेल अकाउंट के माध्यम से, और खोलने के बाद कोई भी वीडियो उस पर अपना अपलोड कर सकता है। आज हिंदी के ऐसे असंख्य साहित्यकार हैं जिनके खुद के YouTube चैनल हैं और इन YouTube चैनलों के माध्यम से लोग अपनी बात वीडियो चैनलों के द्वारा दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम इस कोरोना काल में भी हो रहे हैं, व्याख्यान हो रहे हैं जिनमें कोई भी जाकर जुड़ सकता है। फेसबुक लाइव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्याख्यान भी उपलब्ध हैं और किसी भी कोई भी छोटा बड़ा व्यक्ति जिसका फेसबुक पर अकाउंट है, वो अपनी बात, साहित्य की बात हो, समाज की बात हो, कोई भी बात हो, वो अपनी बात आम लोगों तक रख सकता है। बड़े बड़े कार्यक्रमों के पूरे प्रसारण फेसबुक लाइव पर हो रहे हैं। अभी आपको जानकारी हो या ना हो, अभी विगत दिनों 28-29 फरवरी और 1 मार्च को झांसी में बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। उसका सीधा प्रसारण फेसबुक लाइव पर हुआ और उसे 50 लाख से अधिक लोगों ने देखा, जिससे आपके बुंदेलखंड के साहित्य के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ी। तो इस तरह से सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और हिंदी साहित्य को बढ़ाने में इसका जो योगदान है उसके बारे में सिर्फ मैं यही कहूंगा कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितना ताकतवर ये प्लेटफॉर्म है। और आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, अगर इसकी कोई रिकॉर्डिंग हो रही है और अगर ये व्हाट्सएप पर ही या मान लीजिए फेसबुक पर ही या यूट्यूब पर ही अपलोड कर दिया जाता है, तो कितने लोग इसको देखेंगे और कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे, या किसी को अच्छा लगेगा या किसी को बुरा लगेगा। जो भी नकारात्मक सकारात्मक इस व्याख्यान के बारे में राय होगी, लोगों की हमारे सामने आएगी। तो आज हम क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं, वो कहाँ तक जाता है, इसके बारे में हम तय नहीं कर सकते। सोशल मीडिया ने हमको संभावनाओं का असंख्य अनंत आकाश दे दिया है और हम उस अनंत आकाश में कहाँ तक विचरण करेंगे और कितने लोग हमें देखेंगे और कितने लोग उनका लाभ या नुकसान प्राप्त करेंगे, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर अस्त्र है, आप लोग इसका सकारात्मक इस्तेमाल करें और न सिर्फ
खुद इस्तेमाल करें, बल्कि दूसरे द्वारा प्रयुक्त की गई सामग्री जो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में आपके सामने उपलब्ध है, उससे लाभान्वित हों, तो शायद हिंदी साहित्य का आप बहुत बड़ा भला करेंगे, उपकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।